गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को कंटिन्यू करना है चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें आपको एडोलसेंस क्या होता है बता दिया गया था, प्यूबर्टी क्या होता है बता दिया गया था, और आज हम लोगों को एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से चेंजेज होते हैं, जिनमें से 3-4 चेंजेस तो आपने देख लिए थे। जैसे कह सकते हैं वॉइस में चेंज हो जाता है, हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी शेप में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट चेंज जो है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। तो आप सब लोग पेज नंबर 146 ओपन कर लीजिए एंड इसको रीड करते हुए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो देखेंगे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ये क्या होता है। तो देखो बेटा, जब हम लोगों के अंदर एडोलसेंस एज स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हार्मोनल चेंज की वजह से जो होता है, उसी वजह से हमारे बॉडी शेप में चेंजेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक चेंज है आपका ये स्वीट का बढ़ना, मतलब स्वीट जो पसीना होता है, एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। हमारे स्किन में ग्लैंड्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड। जहाँ से सेबेसियस ग्लैंड जो होगी उसमें से सीबम निकलता है। कभी कभी आपने फील किया होगा वाइट कलर का कुछ निकलता है। जब हम अभी बहुत सारे बच्चों में होता होगा कि फेस पे एक्ने निकलने लगते हैं, जिसे मुहासा कहा जाता है। वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सीबम, सीबम के फॉर्म में निकलता है वो। स्वीट क्या है, पसीना, तो आपको पता ही है। तो अब इसको रीड करके देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स द स्किन हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। जो भी ह्यूमन है उनमें 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन में। दीज आर स्वीट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कौन सी हैं, स्वीट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ग्लैंड क्या होती हैं। तो जो ग्लैंड होती हैं बेटा, इनका काम होता है सेक्रीट करना। हमारे बॉडी में 2 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका काम होता है, ये डायरेक्टली नहीं सेक्रीट करती हैं किसी चीज़ को, ये किसी पाइप के थ्रू, किसी वेसल के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू चीज़ों को सेक्रीट करती हैं। जैसे हमारे माउथ में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में ये यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है स्वीट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, आपके आंखों से आंसू निकलता है लैक्रिमल ग्लैंड से, ठीक है, टीयर का जो सेक्रीशन होता है। तो ये सारी ग्लैंड्स बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि डायरेक्टली ब्लड में चीज़ों को सेक्रीट नहीं करती हैं। और अगर सेक्रीशन देखें तो ये एंजाइम सेक्रीट करती हैं। लेकिन जो दूसरी है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी वेसल के थ्रू नहीं चीज़ों को सेक्रीट करती है, ये डायरेक्टली हार्मोन सेक्रीट करती है और डायरेक्टली आपके ब्लड में सेक्रीट करती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ग्लैंड का। ग्लैंड 2 टाइप की होती हैं। ग्लैंड का काम होता है सेक्रीशन करना, और ये सेक्रीशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि टीयर का ही निकलना हम कह सकते हैं, या सलाइवा का ही निकलना। आपको पता है ना कि सलाइवा में अमाइलेज पाया जाता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। तो सारे सेक्रीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, बॉडी के जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में या आगे पढ़ोगे, आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड क्या है, ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। द स्वीट ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयल और सीबम। जो स्वीट ग्लैंड होता है ये ऑयल, मतलब तेल जैसा कुछ चिपचिपा, या सीरम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सीबम होना चाहिए, बी होना चाहिए। आप लोग अपनी बुक में कर लीजिएगा, ठीक है। सीबम निकलता है कभी कभी, सबने फील किया होगा। विच कीप्स द स्किन ऑयली। आप देखते हैं कि गर्मियों में आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी दिखती है, कह सकते हैं ज़्यादा ग्लोइंग दिखती है, और सर्दियों में क्या होती है, रूखी हो जाती है, बहुत सूखी सूखी हो जाती है, क्योंकि पसीना नहीं निकलता है शरीर से, ठीक है। तो जो सीबम या जो पसीना निकलता है बॉडी से, उससे स्किन क्या होती है, ऑयली होती है, और उसी के नाते हमारी स्किन सॉफ्ट भी दिखती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स कि जब हमारी एज हो जाती है आफ्टर 12 ईयर, कह सकते हैं आफ्टर 11 ईयर्स, और एक जो पूरी एज होती है ना 18-19 ईयर्स, उस टाइम पे क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। अब हमको पता है कि ये प्यूबर्टी का एक लक्षण है, एडोलसेंस का एक लक्षण है। तो इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो होती है बढ़ जाती है,
ठीक है। जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड सेक्रीशन ऑफ स्वीट एंड ऑयल इंक्रीजेज। अब जैसे स्वीट और ऑयल क्या बचपन में नहीं होता था, बचपन में भी ये सेक्रीशन होता था, लेकिन प्यूबर्टी के साथ साथ इनका जो इंक्रीजमेंट है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। ड्यू टू दिस एडोलसेंट्स गेट एक्ने, स्किन डिजीज एंड पिंपल्स ऑन द फेस। और इसी वजह से जैसे उनकी ग्रोथ तो हो रही है, साथ ही साथ जब एकाएक बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होने लगता है सेबम का और स्वीट का, तो जो एडोलसेंट्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, जो यंग कह सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, उनके फेस पे एक्ने होने लगता है, ठीक है, मुहासे होने लगते हैं। जब आप कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि जब उसको फोड़ा जाता है, ठीक है, वो कट जाए अगर कहीं, तो उसमें से वाइट कलर का कुछ निकलता है। वो वाइट सब्सटेंस क्या है? तो वो वाइट सब्सटेंस है बेटा सीबम, ठीक है। सीबम मीन्स वो समझ लीजिए एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है। These pimples on the face make adolescents more self-conscious। और इन पिंपल्स की वजह से जो एडोलसेंट्स होते हैं वो और भी ज़्यादा खुद का ख्याल रखने लगते हैं, अपने बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगते हैं। इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ स्वीट इन द आर्मपिट्स में रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ द बॉडी। और उनके आर्मपिट्स में, आर्मपिट्स मीन्स हाथ के नीचे वाला जो पार्ट है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है और इससे बॉडी से एक अलग टाइप की स्मेल आती है, ठीक है। कहते हैं ना, बड़े होते हैं लोग तो उनके बॉडी से स्मेल आने लगती है। इन मोस्ट बॉयज एंड गर्ल्स पिंपल्स एंड एक्ने ऑफ डिमीन्स ओवर टाइम एंड टेंड टू डिसअपीयर बाय द टाइम वन रीचेज एट द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। जब बट एक बार जब बच्चा या बच्ची वो 18-19 ईयर्स तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, अपने आप गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल हो जाती है रेट। इंक्रीजमेंट ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड जो ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, यहाँ इनसे जो सेक्रीशन निकलता है, ये सेक्रीशन नॉर्मल हो जाता है। बीच में बहुत तेज़ी से होगा, इसी नाते एक्ने वगैरह होता है। जब वो पहुँच जाएंगे अपने एक पर्टिकुलर एज पे तो अपने आप वो कम हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स मीन्स आपको रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स का होना जरूरी है, जो कि सारे प्लांट्स में, सारे एनिमल्स में पाया जाता है। तो देखते हैं क्या है। द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस डेवलप कम्प्लीटली इन बॉयज। बॉयज में मेल सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस बोला जाता है वो डेवलप होता है। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मेल गैमिट्स कॉल्ड स्पर्म। अंडरलाइन दिस। जो टेस्टिस होता है वो मेल गैमीट्स यानी कि मेल सेक्स सेल, कहीं भी अगर आपको गैमीट वर्ड मिल रहा है तो उसका मतलब होता है सेक्स सेल, ठीक है। तो टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म बनाना शुरू कर देता है, जिसे कहा जाता है मेल सेक्स सेल। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइक ओवरी। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है बेटा उसे ओवरी कहते हैं। ओविडक्ट एंड यूटेरस। इसके अलावा ओविडक्ट एंड यूटेरस, यूटेरस में ही क्या होता है, जो बेबी रहता है उसे यूटेरस कहते हैं। एनलार्ज एंड डेवलप कम्प्लीटली इन गर्ल्स। गर्ल्स में ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। द एग्स बिगिन टू मैच्योर एंड ओवरीज स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स। अब क्या होता है, जो ओवरी होगी ये मैच्योर हो जाती है एंड साथ ही साथ ये हर मंथ में एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। अब जब स्पर्म से इस एग का फ्यूजन नहीं होता है तो वही एग जो होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है और उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कि इस एज में पहुंचने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। धीरे धीरे जो ब्रेन होता है वो भी डेवलप हो जाता है और बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाता है। आसपास क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं। और रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था में पहुँचने के बाद there are considerable changes in the way of thinking, intellectual development takes place। तो बच्चों के सोचने समझने में अपने आप से ही चीज़ें थोड़ी सी डेवलप हो जाती हैं। उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होने लगती है, वो अपने बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन बिफोर 11 ईयर्स, 11 साल के पहले, 12 साल के पहले उन्हें सिर्फ खेलने खाने की टेंशन होती है, ठीक है। इस एज के बाद क्या होते हैं, वो समझदार होने लगते हैं। एडोलसेंस बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट। इसके बाद वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, आपने पहले देखा कि खुद का ख्याल रखना और स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने बारे में सोचने समझने लगते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए सोचना, अपने फ्यूचर के लिए सोचना, ठीक है।
इट आल्सो द टाइम व्हेन एन एल्डोसेंट स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। अब ये भी एक नेचुरल बात है बेटा कि जो एल्डोसेंट होता है, जो किशोर होता है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बड़े होते बच्चों को कभी भी खुला छूट नहीं देना चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का जो मेंटल चेंज है, इंटेलेक्चुअल चेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस होती है, बॉडी के चेंजेस को देख देख के वो परेशान रहते हैं, ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन एल्डोसेंस टू डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। और ये भी बहुत ही कॉमन है कि जो अपोजिट सेक्स होता है उसके तरफ जो एल्डोसेंस होते हैं अट्रैक्शन उनका हो जाता है। ठीक है। Adolescents are often confused, insecure, experience mood swings due to psychological changes। अब आपको पता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, बॉडी में भी एंड ब्रेन में भी बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। अब इस चेंजेज की वजह से क्या होता है, और हार्मोन तो रिलीज ही हो रहे हैं, और हार्मोन तो हमसे बहुत कुछ करवा देता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी वजह से जो एडोलेसेंट्स होते हैं काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। इनसिक्योर मीन्स अपने आप को असहज महसूस करते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, और उनका दिमाग जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, कुछ भी बहुत जल्दी सोच समझ के डिसाइड कर लेते हैं। तो इस टाइम पे खुद का ख्याल रखना, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है उन्हें। एडोलेसेंस इज अ पीरियड विच आल्सो ब्रिंग्स इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इससे क्या होती है, आफ्टर 18-19 ईयर्स जो हमको देखने को मिलता है कि लोग इंटेलेक्चुअली क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट द बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो 12 से 18-19 साल की एज होती है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो हो ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ब्रेन जो होता है वो अपने टॉप पे होता है। बहुत ही अच्छा टाइम होता है आपके लिए कुछ भी सीखने के लिए। आप जो भी सीखना चाहें सीख चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा चोर बनना है तो बन सकते हैं, बहुत अच्छा अधिकारी बनना है या उसके लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज हैं। कह सकते हैं जिस सांचे में आप अपने बॉडी को ढालना चाहो उस सांचे में ढाल सकते हो इस टाइम पे। अब क्या है, आगे देखेंगे। इनफैक्ट एडोलेसेंस इज अ टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो देखिए ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे लाइफ का जो एडोलेसेंस एज होता है, किशोरा अवस्था जो होती है, इस टाइम पे ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की। The changes which take place in body and mind during adolescence are a natural part of the growing up process। अब जो भी चेंज हो रहे हैं माइंड में या बॉडी में, ये सब क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक चेंज है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू पास दो दिस स्टेज। अब जो भी ह्यूमन बीइंग है, भले ही उसके बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है या कुछ भी, तो अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में एडोलेसेंस स्टेज आता है। अब चेक योर सेल्फ के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोग घर पे करेंगे, सारे बच्चे इसको अपने बुक में करके रखेंगे। अब देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप लोग कहेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोग देख रहे थे, मैम ने पहले बता दिया है। ये सारे जो चेंजेस हैं बेटा ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट वहाँ पे हम लोग इस केस में पढ़ रहे थे कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बाद क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो उन्हीं चेंजेज को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे एक अलग हेडिंग बना के दी हुई है तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी का समय होता है, ब्रेस्ट बिगन्स टू डेवलप इन गर्ल एंड फेशियल हेयर लाइक मोस्टैचेस एंड बियर्ड्स ग्रोज इन बॉयज। तो प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और बॉयज़ में फेशियल हेयर जैसे दाढ़ी मूंछ का हो जाना, ये कॉमन है, होता है ये चेंज। बॉयज़ डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। इसके अलावा बॉयज़ में चेस्ट रीजन में भी क्या होते हैं बेटा, हेयर का ग्रोथ होने लगता है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये जो फीचर्स हैं, जैसे बाहर से देख करके हम लड़की लड़के का पता कैसे कर सकते हैं, तो वो सारे चेंजेस आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बॉय एंड गर्ल को। आगे देखिएगा, द मेल फ्रॉम द फीमेल। मैंने बता दिया कि मेल को फीमेल से अलग करने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स काफ़ी होते हैं।
दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर्स आपने देखे कि चेस्ट रीजन में हेयर का ग्रोथ होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो याद रखिएगा, अंडरलाइन भी कर लीजिए। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों दोनों में, हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन। ठीक है, तो जो जेनाइटल एरिया होता है, साथ ही साथ जो अंडर आर्म्स होते हैं, वहाँ पे दोनों के क्या होते हैं? हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। The secondary sexual characteristics that appear during adolescence are initiated and controlled by sex hormones। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, यानी कि जो भी द्वितीयक वृद्धि होती है, चाहे लड़के में चाहे लड़की में, तो वो बेटा हार्मोन के अंडर होती है, हार्मोन की वजह से होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने आप हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन। और हार्मोन रिलीज होता है, आपको पता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। These hormones are secreted by testis and ovary। अब मेल का सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टेस्टिस जो होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ओवरी जो होती है प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें सेक्स हार्मोन्स हम लोग कहते हैं, ये टेस्टिस और ओवरीज के द्वारा रिलीज होते हैं। तो देखेंगे, इन बॉयज द टेस्टिस सेक्रेट मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन दैट कॉजेज चेंजेज इन बॉयज। अब लड़कों में जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि दाढ़ी मूंछ हो रही है, ठीक है, आर्म्स के नीचे हेयर्स ग्रोथ हो रहे हैं, तो ये सब चेंजेज किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि उनका टेस्टिस स्पर्म बनाना स्टार्ट कर दिया है, साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है। दूसरा देखेंगे, इन गर्ल्स ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल के केस में देखेंगे तो जो फीमेल हार्मोन होता है ओवरी रिलीज करती है उसे, उसका नाम है एस्ट्रोजन। इट इंड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड्स इन ब्रेस्ट एंड अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा ये जो होता है किसको बढ़ावा देता है? ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट है, द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन करिएगा, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। जो सेक्स हार्मोन्स का रिलीज होता है बेटा, तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, और जो कि क्या कहलाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी में बात करें तो उसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट्स मैनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और ये बहुत सारे हार्मोन को सेक्रीट करवाती है। इट आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये ब्रेन में लोकेटेड होती है। ठीक है, सेम जैसे होता है, सेम की बेच लगभग उसी के शेप की होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में लोकेटेड होती है। और ये मास्टर ग्लैंड इस नाते कहलाती है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ से आपका अभी तक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ से भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। The endocrine system is the collection of glands that produce hormones and regulate growth, development, sexual reproduction, sleep, mood, etc. अब जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये एक ग्रुप होता है ग्लैंड्स का। क्या होता है? ग्लैंड्स का ग्रुप होता है, और ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन सेक्रीट करेंगे, क्योंकि जो एंजाइम सेक्रीट करता है वो तो एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन तो हार्मोन को सेक्रीट करेगा। और ये हार्मोन्स किस किस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं? ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, स्लीप, मूड, इन सारी चीज़ों को ये सब क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, तो जो मुख्य हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका नाम है, अगर देखेंगे हम लोग तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पहले ही आपने देख लिया, थायराइड ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। जो किसी को घेंगा रोग हो जाता है ना, तो वो थायरॉक्सिन की वजह से, ज़्यादा थायरॉक्सिन जब रिलीज हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से आपको पता है एड्रीनलिन रिलीज होता है, जो कि फायर फ्राइट कहा जाता है उसको हार्मोन, डर लगता है हमको तो वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है। इसके अलावा पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास से ग्लूकागॉन और इंसुलिन रिलीज होता है जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
साथ ही साथ टेस्टिस आपको पता है इससे क्या रिलीज हो रहा है, ओवरी पता है कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ए पर्सन। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, मैंने पहले बताया कि ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती हैं, कोई पाइप नहीं है इनके लिए। These hormones reach the concerned body part through the blood and act on it। अब जब डायरेक्टली कोई चीज़ ब्लड में हो रहा है सेक्रीट, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ब्लड तो हमेशा फ्लो करता रहता है। तो इस तरह से जिस भी बॉडी पार्ट पे वो जाएगा तुरंत एक्ट करना वो शुरू कर देगा, जिस चीज़ के लिए वो हार्मोन होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे कि एंडोक्राइन सिस्टम किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब आप देखोगे। अब जो स्लीप और मूड है, तो स्लीप के लिए भी इसमें आपके नहीं दिया हुआ है बेटा, एक ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे फोरहेड में पाई जाती है, माथे पे, जहाँ पे हम कहते हैं तीसरी आँख होती है शिव जी की, ठीक है। तो वहाँ से एक पीनियल ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड है, उससे हार्मोन निकलते हैं दो, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ना, ये स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। जब लाइट बुझ जाती है तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा रिलीज होता है, और लाइट जब जलती रहती है तो उस टाइम पे कम रिलीज होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट बुझाओ जल्दी नींद आएगी, ठीक है। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम लोग बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, किताब में जो जो आपके दिए हुए हैं ग्लैंड्स उसके बारे में। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो देखिए, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू सेक्रीट हार्मोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। इसका मेन फंक्शन है ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को सेक्रीट करना। दीज हार्मोन्स कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये दूसरे अंगों को और दूसरे ग्रंथियों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोन जो होता है एक केमिकल होता है। आप आगे पढ़ोगे, हार्मोन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है चीज़ों को। स्पेशली योर थायराइड ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। स्पेशली कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो होते हैं, जैसे मास्टर ग्रंथि है ना, मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, तो ये कंट्रोल करती है किसे किसे, जैसे कि आपके थायराइड ग्लैंड को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और एड्रिनल ग्लैंड्स को। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज समटाइम्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन मैनी प्रोसेसेस। कभी कभी और कभी कभी नहीं, हमेशा ही हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उनमें से कुछ प्रोसेस यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन विच स्टिमुलेट ग्रोथ। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिसे GH कहा जाता है, ठीक है, कैपिटल G कैपिटल H। आप लोग आगे पढ़ोगे इसके बारे में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है। हम लोग छोटे थे तब से बड़े होते जा रहे हैं, तो बस यही रीजन नहीं है कि खाना खा रहे हैं तब बड़े हो रहे हैं, उसके लिए हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है और उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है ओवर अंडर सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड काजेज कंडीशन ऑफ गिगेंटिज्म एंड डॉर्फिज्म। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है कैपिटल G एंड कैपिटल H, ठीक है, GH जो सेक्रीट होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो गया तो क्या हो जाएगा, गिगेंटिज्म, आप बहुत विशाल हो जाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े हाथ पैर, बहुत ही बेकार दिखने लगेंगे, ठीक है। और अगर जो ये हार्मोन बहुत कम रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, डॉर्फिज्म, बौनापन, कुछ बच्चे छोटे ही रह जाते हैं, ग्रोथ ही नहीं हो पाती उनकी। तो बेटा ये किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन के सेक्रीशन की वजह से। न्यूट्रिशन तो दूसरी बात हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर ये हार्मोन सही से नहीं रिलीज हो रहे हैं, सही से नहीं काम कर रहे हैं, तब भी आप बौने या लंबे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। जैसे GH आपको बताया गया, ऐसे ही थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, जिसका काम है थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करना, तैयार करना। जैसे होता है ना, किसी को आप जगाने जाते हो, जग जाओ अब ये काम करना है, तो ऐसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। और इस हार्मोन का काम है आपके थायराइड ग्लैंड को जगाना, उसको स्टिमुलेट करना। क्यों स्टिमुलेट करना, कि चलो उठो और थायरॉक्सिन को रिलीज करो। थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए उसको जगाता कौन है, TSH। और TSH कौन रिलीज कर रहा है बेटा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखेंगे, इट प्रोड्यूसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, FSH।
which stimulates the maturation of follicles in the ovaries in females. अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, ये मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स, जो फीमेल की ओवरी होती है ना, उसमें बहुत सारे फॉलिकल सेल्स होते हैं, उसको ये मैच्योर करवाता है। तब जब एग रिलीज होता है, हर मंथ में एक एग रिलीज होता है, आप सबको पता है, तो उस एग के साथ बहुत सारा हम कह सकते हैं ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो उस FSH, ये जो FSH हार्मोन है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है फीमेल्स में। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH which stimulates ovulation in females, and in males it stimulates the production of testosterone. इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज कर रहा है LH, जिसका काम है ओव्यूलेशन कह सकते हैं, जो एग हर मंथ में रिलीज हो रहा है उसको कर रहा है स्टिमुलेट। साथ ही साथ मेल के केस में ये कर रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है वो किसकी वजह से? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा, तभी मेल जो टेस्टिस है, मेल सेक्स ऑर्गन है, वो जा करके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर पाएगा। अगर नहीं करता पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा, तो टेस्टिस आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज करता, और ना ही फीमेल्स में ओव्यूलेशन हो पाता, और जो उन लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है वो भी नहीं चल पाता। It produces prolactin which helps women who are breastfeeding produce milk. इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोलैक्टिन। पता है ना, मैमरी ग्लैंड पाई जाती हैं फीमेल्स में। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन को ये रिलीज कर रहा है, जैसे कि GH को, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है, जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को रिलीज कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ओवरी की सेल्स ही नहीं जब बनेंगी, हर मंथ में निकल रहा है वो चीज़, तो इसके लिए फॉलिकल्स को बनना होगा, जिसके लिए FSH हार्मोन चाहिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए जो चाहिए, टेस्टिस को एक्टिव करेगा, वो LH है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन को भी रिलीज कर रहा है। तो ये सब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन है बेटा। अभी क्लास 8th के लेवल में आपने बस इतना ही देखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, और भी बहुत सारे हार्मोन ये रिलीज करता है, बट अभी हम लोग बस इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। अब ये क्या है? थायराइड ग्लैंड देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रॉट। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन पूछा जाए तो आप बताओगे ब्रेन में। कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे ऊपर ब्रेन में। अब जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका गले में लोकेटेड होता है, थ्रॉट में। दिस ग्लैंड सेक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्रंथि है, ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और इसको एक्टिव कौन करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से एक TSH नाम का हार्मोन निकल रहा था, वही एक्टिव कर रहा है। विच स्टिमुलेट्स ग्रोथ। अब जो थायरॉक्सिन है ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इट आल्सो रेगुलेट द यूजेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। फंक्शन लिख लीजिएगा आप लोग, नोट्स के फॉर्म में ऐसे लिखिएगा, थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड के आगे उसका लोकेशन थ्रॉट, फिर लिखिएगा फंक्शन। तो फंक्शन में पहली बात थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, और थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होगा? थायरॉक्सिन ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ ये प्रोटीन और फैट का जो शरीर में यूज होता है उसको मॉनिटर करना है, किस जगह पे कितना यूज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए और कम ना हो जाए, ठीक है। लैक ऑफ आयोडीन काजेज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन एक मिनरल है, आप लोगों को पता होगा, जब इस मिनरल की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक सिम्टम देखने को मिलता है, और इस सिम्टम को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। तो बॉडी एंड कैन इवन लीड टू अ डिजीज, और एक बीमारी हो जाती है, एक सिम्टम दिखाई देता है, जिसे हम लोग ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं। तो आम भाषा में लोग कहते हैं आयोडीन की कमी हो गई है, इस नाते ग्वाइटर हो गया, लेकिन आयोडीन की कमी हो गई इस नाते थायरॉक्सिन जो है वो कम रिलीज हो रहा है। किसी भी पर्सन को आप देखिएगा जिसको ग्वाइटर हुआ है तो उसका मेंटल स्टेटस भी बहुत सही नहीं होता है, और अगर किसी बच्चे में हो जाए ना तो उसकी ग्रोथ भी तुरंत रुक जाएगी, ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाएगी।
विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड इनसाइड आवर थ्रोट। तो हमारे गले की जो ग्लैंड्स होती हैं वो फूल जाती हैं, किसकी वजह से बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन ओमेन इन 2 लंग्स। अब जो ओमेन का चेस्ट होता है वहाँ पे ब्रेस्ट होते हैं, तो ब्रेस्ट बोन के पीछे जो लंग्स हैं, फेफड़ों के बीच में जो ग्लैंड लोकेशन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेफड़ों के दोनों फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्लैंड लोकेटेड होता है। लोकेशन पूछा जाए तो बिटवीन लंग्स। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन लंग्स। बस इतना अभी देखेंगे हम लोग। दिस ग्लैंड सेक्रीट्स थाइमोसिन हार्मोन विच आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब ये देखिए, थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूबर्टी के लिए और एडोलसेंस के लिए। ये ग्लैंड जो होती है ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। जो आपकी थाइमस ग्लैंड है ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से प्यूबर्टी में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। जो भी चेंजेज आप देखते हो प्यूबर्टी के टाइम पे वो सब थाइमोसिन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड नियर द किडनी। आप लोकेशन सबका ध्यान में रखिएगा। थाइमस ग्लैंड लंग्स के बीच में है, एड्रिनल ग्लैंड्स आपके किडनी के पास लोकेटेड है और 2 एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ईच ग्लैंड हैज एन आउटर कॉर्टेक्स विच प्रोड्यूसेस स्टेरॉयड हार्मोन एंड एन इनर मेडुला। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है तो इसका शेप होता है ऐसे 2 पार्ट में होता है, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला, थोड़ा सा इस शेप में होता है एड्रिनल ग्लैंड। इसका शेप हम लोग बाद में देख लेंगे क्लास टाइम में। While exercising or doing any other physical activity, we tend to sweat a lot. जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना रिलीज होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ऐसा इस नाते होता है क्योंकि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनलिन सेक्रीट करने लगता है, जिसकी वजह से हम एक्साइटेड हो जाते हैं। द हार्मोन सेक्रीटेड बाई दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनलिन। और एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होती है उसे एड्रिनलिन कहा जाता है, विच इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन और फाइट हार्मोन। एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, साथ ही साथ फाइट और कह सकते हैं फ्राइट, मतलब डर लगता है हमको तो हम भागते हैं। सबसे पहली बात होती है जब भी हमको किसी चीज़ से डर लगता है तो हम भागते हैं, लेकिन वो चीज़ होता कैसे, हमको डर कैसे लगता है? तो एक हार्मोन है, जैसे ही कोई खतरा हम लोग देखते हैं तो हमारे अंदर, समझ लीजिए अच्छी बात है, खतरे का एक संकेत है कि एड्रिनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, हमको पसीना होने लगता है, हम डर के मारे भागने लगते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट। या तो जब हमको डर लगता है या तो हम लड़ते हैं या तो भागते हैं। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन है? एड्रिनलिन है। नेक्स्ट है बेटा पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है? इट इज़ लोकेटेड नियर द लीवर। ये लीवर के पास लोकेटेड होता है। द पैंक्रियास प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन विच रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। पैंक्रियास जो होता है ये इंसुलिन नाम का हार्मोन सेक्रीट करता है, और ये इंसुलिन जो है ये ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन अगर किसी में सेक्रीट हो गया तो शुगर लेवल बढ़ गया है और उसको डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मेलिटियस से कहा जाता है। एंड अगर इंसुलिन कम सेक्रीट हो रहा है तब भी दिक्कत है, ठीक है। यानी कि इंसुलिन का जो कह सकते हैं वो बता रहा है हमको, ब्लड में शुगर लेवल को बता रहा है। The pancreatic gland is not able to produce sufficient amount of insulin. This condition is called diabetes. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन सेक्रेट करती हैं तब भी हमको क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। तो आपने क्या समझा? डायबिटीज क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? पैंक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? पैंक्रियास है क्या? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पैंक्रियास एक दूसरा हार्मोन भी रिलीज करती है जिसका नाम है बेटा ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को भी पैंक्रियास रिलीज करता है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस जो होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रीट करती है, बार बार आप लोग पढ़ रहे हो, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट इन बॉय। तो बॉयज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है कह सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन। इन एडल्टहुड टेस्टोस्टेरोन मेंटेन्स लिबिडो, मसल स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं बच्चे, तो उनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, बॉडी भी स्ट्रांग हो जाती है।
टेस्टिस आर लोकेटेड इन मेल जेनाइटल रीजन। जो टेस्टिस होता है वो मेल जेनाइटल रीजन में लोकेटेड होता है। आपको पता है मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल जेनाइटल रीजन में लोकेटेड होगा। लास्ट है ओवरीज। ओवरीज पेल्विक रीजन इन फीमेल, इनका लोकेशन जो होगा पेल्विक रीजन में होता है। फीमेल जेनाइटल रीजन में पाए जाएंगे ओवरीज। एंड प्रोड्यूस ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये क्या रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन नाम के हार्मोन को रिलीज करती हैं। और ये क्या होते हैं? फीमेल कह सकते हैं कि फीमेल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ये दोनों हार्मोन, क्योंकि आपको पता है ना प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया है, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।